कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यक्रम 8 राजा का हिस्सा लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों को सतीश पंडित की ओर से जय स्वामीनारायण। विद्यार्थियों, एक बार पुनः सर्वजीवहितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, राजा का हिस्सा अर्थात राजा का भाग कहानी का मुख्य शीर्षक रहा है। अब कहानी के शीर्षक से हमें ऐसा लगता है कि राजा का भाग कहाँ कहाँ हो सकता है। आज भी भारतीय लोग अपनी सरकार को कर अर्थात लगान चुकाते हैं। पहले के ज़माने में किसानों को जो भी अनाज का उत्पादन हुआ हो उसमें से छठा भाग राजा को देना होता था और उसे कहते थे राजा का हिस्सा। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही बात को बता रही है। कहानी राजा का अपनी प्रजा के प्रति जो भावना है उसको स्थापित कर रही है, उसको जता रही है। एक बहुत ही लोकप्रिय राजा है, वह हमेशा अपनी जनता को मुसीबत से दूर होने का प्रयत्न करते रहते हैं। वह वेश परिवर्तन करके भी कई बार जाते हैं और जनता में कोई तकलीफ हो, लोगों के बीच में कोई समस्या रही हो, आर्थिक स्थिति के बारे में हो या कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को वह दूर करना चाहते रहते हैं। एक बार वह राज्य की रानी को लेकर के अर्थात अपनी पत्नी को लेकर नगर यात्रा में निकले हैं, रथ में सवार है, गांव की शहर में चलते हैं। एक स्थानक में आकर के वह रथ के सारथी को रथ खड़ा करने के लिए कहते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि महारानी तुम इसी रथ में रहिए, जरा मैं खेतों की सैर करके आता हूँ। महारानी बात मान जाती है, वह खेतों की सैर करने जाता है। किसान खेती का कार्य आरंभ कर रहे हैं क्योंकि एक दो दिन पहले से ही वर्षा ऋतु का शुभ आगमन हो चुका था और वर्षा ऋतु के आगमन पर सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? वर्षा ऋतु के आगमन पर सबसे ज़्यादा खुश किसान होते हैं क्योंकि वह अपने खेती का कार्य आरंभ कर रहे होते हैं। किसान अपने खेती का कार्य आरंभ कर चुके थे। किसान अपने बैलों की जोड़ी को लेकर के तथा हल लेकर के खेत को खोदने के लिए निकल चुके थे, लेकिन एक स्थान में आकर के राजा हक्का बक्का रह जाते हैं, घोर आश्चर्य में डूब जाते हैं क्योंकि एक स्थान में आकर के राजा देखते हैं कि एक किसान हल लगा रहा है, लेकिन दो बैलों की जोड़ी अर्थात जिसे गोई कहा जाता है, उन दो बैलों की जोड़ी के द्वारा उनकी मदद से ही हल लगाया जा सकता है। लेकिन किसान के पास बैलों की जोड़ी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक बैल है। एक तरफ एक बैल लगा हुआ है और दूसरी तरफ किसान ने अपनी पत्नी को हल थमाया हुआ है। एक तरफ से हल को बैल खींच रहा है और एक तरफ से किसान की पत्नी। राजा को घोर आश्चर्य होता है, दुख भी होता है कि यह किसान अपनी पत्नी के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। इस अत्याचार से वे द्रवित हो जाते हैं। वह तुरंत उस किसान के पास जाकर के कहते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम्हारी पत्नी बहुत थक जाएगी, वह कोई कार्य भी नहीं कर पाएगी, रात को वह जब अपने घर जाएगी तो खाना भी न बना पाएगी, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भी न कर पाएगी। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें दूसरे बैल के स्थान पर अपनी पत्नी को लगाने की क्यों सूझी? इस पर किसान कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास बैलों की जोड़ी थी,
लेकिन मेरा एक बैल मर गया। अब मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरा बैल खरीद पाऊं। और ऐसी स्थिति में यदि खेती का कार्य आरंभ न किया गया तो अनाज का उत्पादन कैसे होगा? समय का बड़ा महत्व है, समय का बहुत मूल्य है, इसलिए मैं इस समय को गंवाना नहीं चाहता। इस पर राजा कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरे बैल की व्यवस्था करता हूं। किसान राजा को नहीं पहचानता, उसके मन में कोई महानुभाव होगा। वह कहता, देखो भाई साहब, आप जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, लेकिन इतना बात किए देता हूं कि मुझे अपना काम करने दो, बेफजूल की बातें मत करो। वह अपना कार्य जारी रखे हुए है, खेत को जोत रहा है। राजा कहते हैं कि अरे भाई साहब, मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें दूसरा बैल ला करके दे देता हूं। वह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। किसान कहता है कि तुम एक काम कीजिए ना, दूसरा बैल लेके आ जाओ। वह कहता है कि देखो, तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता हो, मेरे बारे में इतनी दया उत्पन्न हो रही हो, तो तुम खुद जाकर के बैल लेके आ जाओ और मेरी मदद कर लो, तो मैं तुम्हारे बैल का स्वीकार कर लूंगा। राजा कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए बैल लेने के लिए जाऊंगा तो काफी समय गुजर जाएगा और तुम अपनी पत्नी से काम करवाते रहोगे तो वह बहुत थक जाएगी, वह पहले ही थक गई है, मुझे उसकी चिंता होती है। बोले, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या तुम मेरे को अनाज देने वाले हो? नहीं ना। राजा चाहता है कि किसी को मुफ्त में अनाज दिया जाए, ये सही बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि अनाज का उत्पादन कर रहा है तो अनाज का उत्पादन करने देना चाहिए। वह कहता है कि अच्छा, एक काम कीजिए, तुम अपनी पत्नी को बैल लेने के लिए भेज दो। यहाँ से कुछ दूर रास्ते में, मुख्य रास्ता जो है सड़क जाती, वहाँ पे रथ में मेरी पत्नी बैठी हुई है, तुम उनके पास जाओगे तो वो बैल की व्यवस्था कर देगी। तुम अपनी पत्नी को भेज दो और बदले में तुम्हारी पत्नी की जगह मैं इस हल को खींचता हूँ, दूसरे बैल की जगह में लग जाता हूँ। वह कहता, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बात हो गई। वह किसान की पत्नी दूसरा बैल लेने के लिए राजा के बताए हुए स्थानक में पहुंच जाती है, स्थान में पहुंच जाती है। वहाँ उसको सत्य हकीकत का पता चलता है कि अरे, रथ में सवार और कोई नहीं, देश की महारानी है। महारानी कहती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? वह पूरी घटना महारानी को बता देती है। महारानी चिंतातुर होती है, उसे अपने राजा के बारे में चिंता होती है कि उनकी क्या दशा हो रही होगी, और वह तुरंत दूसरे बैल की व्यवस्था कर देती है। लेकिन किसान की पत्नी कहती है कि तुम्हारा बैल जो है बड़ा शक्तिवान है, जबकि हमारा बैल कमजोर है। इस पर रानी कहती है, तुम चिंता मत करो, पूरी जोड़ी ही ले जाओ, दोनों बैल उठा करके ले जाओ। और रानी स्वयं भी साथ में आती है। यहाँ किसान राजा से हल खिंचवाता है और खेत को जोतना बोलते हैं उसको, खेत को जोतता है। राजा भी पसीने से तरबतर है। श्रम का महत्व यहाँ स्थापित किया गया है कि जीवन में श्रम का कितना महत्व है। किसान ने यही कहा था कि यदि बैल लेने के लिए जाएंगे तब तक कार्य न करेंगे तो बहुत सारा कार्य रुक जाएगा, इसलिए उसने राजा को हल जोतने में लगा दिया। जब किसान को इस बात का पता चला कि मैंने जिससे यह कार्य करवाया है और वह और कोई नहीं, इस राज्य का राजा अर्थात महाराजा धीराज है, तो वह काफ़ी दुखी होता है, हाथ जोड़ता है कि हे महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप देश के महाराज हो, मैं बांध भूल गया था, मैं अनाज का उत्पादन न होगा और खेती न होगी तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या, इसकी चिंता में आन बान शान सब भूल गया, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे आप सजा दीजिए। राजा कहता है कि नहीं रे नहीं, तुम तो मेहनतू हो, तुम मेहनतू किसान हो, तुमने अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार किया,
लेकिन समय ही ऐसा था, तुम आखिर कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए तुमने यही कार्य किया, तुम चिंता मत करो। राजा वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय पसार हो रहा है, समय आगे बढ़ता चला गया। उस वर्ष बहुत ही अच्छी और संतुलित बारिश हुई और उस बहुत ही अच्छी बारिश के कारण किसान का खेत अनाज से लहरा उठा। जब अनाज काटने का वक्त आया तो किसान की खुशी का पार न रहा, क्योंकि जहां पे इस राजा ने मेहनत की थी, वह खेत खोदने में मदद करी थी, खेत जोतने में मदद करी थी, उस स्थान में अनाज के स्थान पर मोती उगे थे। आहा, मोती कितने मूल्यवान होते हैं मोती, सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती होते हैं मोती। और सुंदर, बहुत ही आँखों को एकदम रोमांचित कर देने वाले, हृदय का स्पर्श करने वाले ऐसे सुंदर मनोरम्य मोतियों को देखकर किसान की खुशी का पार नहीं रहता। वह सब मोती को इकट्ठा करता है। जहाँ किसान ने मेहनत की थी, वहाँ जो अनाज उगाया गया था उसी का उत्पादन हुआ, लेकिन जहाँ राजा ने मेहनत की थी, वहाँ मोती का उत्पादन हुआ। मोती बहुत कीमती होते हैं। इन मोतियों को लेकर के वह किसान तुरंत राजा के पास गया और राजा को कहा, महाराज, ये आपका हिस्सा है, यह राजा का हिस्सा है। उसने पूरी घटना राजा को बता दी। राजा ने कहा, नहीं रे, यह अनाज तेरे खेत में उत्पादन हुआ है, इसलिए इसमें तेरा हिस्सा है, मेरा कोई हिस्सा नहीं। लेकिन वह रोने लगा, कहने लगा, नहीं महाराज, आपने मेरे खेत में पसीना बहाया था और भगवान ने आपकी मेहनत का आशीर्वाद का फल आपको दिया है, यह राजा का ही हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है। और अंततः राजा ने उसका स्वीकार कर लिया। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो इस कहानी में विद्यार्थियों यह बताया गया है कि किस प्रकार मेहनत का फल हमेशा मिलता है। कहते हैं ना, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात मेहनत करने वाले को हमेशा फल मिलता है। मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरे वीडियो में पाठ वाचन के साथ पाठ के शब्दार्थ, पाठ का व्याकरण इत्यादि की समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय स्वामीनारायण विद्यार्थी भाइयों।